बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम देखेंगे क्लास 11th का जियोग्राफी सब्जेक्ट जो है इसका चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है महासागरीय जल अर्थात वाटर ओशियंस। तो ये पार्ट 2 है बच्चों और इसी पार्ट 2 में आपका चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे महासागरीय जल की जो लवणता है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। लेकिन उससे पहले लवणता से संबंधित कुछ पॉइंट जो है वो आप अपने दिमाग में अच्छे से क्लियर कर लीजिए। क्या क्या? सबसे पहले तो जो लवणता है वो समुद्री जल का महत्वपूर्ण घटक होती है। ठीक है, तो आपने लवणता के बारे में पार्ट 1 में भी देखा है, पार्ट 2 में भी आप पढ़ रहे हैं। अभी तक आपको शायद लवणता के अर्थ के बारे में शायद ना पता हो, तो मैं आपको बता दूं कि लवणता का जो अर्थ होता है वो होता है समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा। ठीक है, इसका परिकलन आप इस तरह से करते हैं कि 1000 ग्राम 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले नमक के द्वारा प्रति 1000 भाग प्रतिशत में पीपीटी इसमें इसको व्यक्त किया जाता है। तो ये तो छोटी सी नॉलेज हो गई जो महासागरीय जल की लवणता है उसके बारे में। अब बात करते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो सबसे पहला कारक है बच्चों यहाँ पे जल की आपूर्ति, अर्थात ठंडे जल में गर्म जल की अपेक्षा कम लवणता होती है। अर्थात जो ठंडा जल होता है उसमें लवणता कम होती है। नदियों के मुहानों पर, अर्थात ये जो नदी है, ठीक है, इसके किनारों पे कह लीजिए या फिर इसके मुहाने जो होते हैं उस पे कह लीजिए, यहाँ पे लवणता कम हमें देखने को मिलती है। फिर है ध्रुवीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए जल के द्वारा तथा ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ के जमने एवं पिघलने की क्रिया से सबसे अधिक प्रभावित होती है। अर्थात जो लवणता है वो इस तरह से भी प्रभावित होती है कि तटीय क्षेत्रों में सतह से जो जल की लवणता होती है वो नदियों के द्वारा लाई जाती है। किसके द्वारा? नदियों के द्वारा, वो भी कैसे? जल के द्वारा। और वहीं जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पे बर्फ के जमने से ये लवणता आती है। तो ये जो क्रिया है वो समुद्र में जल की लवणता को प्रभावित करती है। तीसरी है वायु। जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ये जो वायु होती है वो प्रभावित करती है, जिसकी वजह से भी लवणता में अंतर देखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों में 3 कारक ये हो गए। ठीक है, फिर आगे एक और है, लास्ट पॉइंट है, वो है महासागरीय धाराएं। अर्थात ठंडी धाराएं जो होती हैं उनमें लवणता कम होती है एवं गर्म धाराओं में अधिक पाई जाती है। हम कई बार पढ़ चुके हैं। लवणता जो है वो तापमान एवं घनत्व परस्पर संबंधित होते हैं। अर्थात लवणता जो है वो तापमान एवं घनत्व से संबंधित होती है। इसीलिए तापमान अथवा घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है। क्योंकि अगर मान लीजिए तापमान जो है वो प्लस होता है अर्थात गर्म होता है तो क्या होगा, वहां की लवणता जो है वो बढ़ जाएगी। और वही तापमान जो है अगर माइनस होता है यानी कि ठंडा होता है तो जो लवणता है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। इसीलिए जो तापमान है और जो घनत्व है वो भी महासागरीय धाराओं के अंतर्गत क्या होता है, लवणता को प्रभावित करता है। तो ये आपको पता चल गया महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले ये कुछ कारक हैं। जल की आपूर्ति, ध्रुवीय क्षेत्र, वायु और महासागरीय धाराएं। अब देखिए एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि तापमान का ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज वितरण, ठीक है, ये क्या चीज है, इसे हमें समझाना है। तो देखते हैं क्या चीज है भाई। ये समुद्र में हजारों प्रकार के जीव जंतु व अन्य तत्व समाहित होते हैं। बिल्कुल सही, हजारों जीव जंतु पाए जाते हैं जो कि समुद्री तापमान के द्वारा प्रभावित होते हैं। अर्थात समुद्र में जो तापमान होगा उसी के तरह से प्रभावित होंगे। जैसे हम समुद्र की गहराई की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे समुद्र तापमान में भिन्नता आती रहती है। समुद्र में नीचे जाने पर निम्नलिखित परतों का सामान्य होता है। अर्थात क्या होता है कि जब हम समुद्र की गहराई में धीरे धीरे बढ़ते हैं तो वैसे ही समुद्री तापमान में भी भिन्नता आती जाती है। अब कुछ स्तर है, कहाँ कहाँ पे क्या ऐसा कैसा तापमान होता है उसके बारे में तो उसे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स हैं, अब इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहला है प्रथम स्तर।
यह महासागरीय जल को सबसे ऊपरी गर्म स्तर प्रदर्शित करता है। इसकी मोटाई लगभग 500 मीटर है। यह तापमान 20 से 25 अंश के मध्य होता है। अर्थात आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया क्या कहलाता है? प्रथम स्तर का। ठीक है, इसे आप कहेंगे प्रथम स्तर का एरिया। और इसकी जो मोटाई है वो आप देख सकते हैं कितनी है, 0 से 500 किलोमीटर, सॉरी 500 मीटर। और तापमान कितना है यहाँ पे, 20 से 24 के बीच का है, अर्थात मान लीजिए 20 से 22 है। ठीक है, ये हो गया इसका तापमान। फिर आता है दूसरा स्तर, द्वितीय। यह थर्मोक्लाइन या ताप प्रवणता कहलाता है। इसकी विशेषता ये है कि गहराई बढ़ने के साथ तीव्र गति से तापमान घटता है। इसमें इसकी मोटाई 500 से 1000 होती है। अर्थात ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इस वाले एरिया को कहते हैं द्वितीय स्तर। ठीक है, इसको कहेंगे हम द्वितीय स्तर। फिर लास्ट आता है आपका तृतीय स्तर। यह स्तर बहुत अधिक ठंडा होता है तथा गंभीर सागरीय तली तक विस्तृत होता है। अर्थात ये वाला जो एरिया है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, ये वाला जो एरिया है इसे आप क्या कहेंगे, तृतीय स्तर का। इसे आप कहेंगे तृतीय स्तर। तो पहला ये हो गया, ठीक है, पहला ये, सेकंड ये एंड थर्ड ये वाला। तो ये तीनों स्तर किस किस तरह से बटे हुए हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आई होप बच्चों आप सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एक सेकंड इसको हटा दूं एक बार। हाँ, अगला पॉइंट देखिए, आर्कटिक एवं अंटार्कटिक। कौन कौन से? आर्कटिक एवं अंटार्कटिक वृत्तों में सतही जल का जो तापमान होता है वो 0 से 0 के बीच के आसपास का होता है। ठीक है, सतही जल का तापमान कितना होता है, 0 के आसपास का होता है। यहाँ ठंडे पानी की केवल एक ही परत पाई जाती है जो सतह से गंभीर महासागरीय मैदान तक विस्तृत होती है। इसमें ऊष्मा जो है वो सीधे सूर्य से प्राप्त होती है और संचलन जो है वो निचले भागों को प्राप्त होता है। अर्थात कई बार क्या होता है कि अंटार्कटिक एवं आर्कटिक वृत्तों पर जब तापमान 0 तक पहुंच जाता है तब क्या होता है, यहाँ पे ठंडे पानी की एक परत बन जाती है। और जब ये परत बनती है तो इसमें क्या होता है कि ऊष्मा जो है वो सीधे सूर्य से ये प्राप्त कर लेती है और उसके बाद संचलन के द्वारा निचले भागों को जो ऊष्मा है वो प्राप्त फिर होती है। तो ये कुछ स्तर थे किसके बारे में, जो कि थे आपके तापमान का ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज वितरण के बारे में। आखिरी पॉइंट है बच्चों आज की इस वीडियो का, और आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, इसका सबसे आखिरी पॉइंट बचा है आज, वो है लवणता का क्षैतिज वितरण। ठीक है, तो देखिए गहराई में लवणता लगभग नियत होती है, अर्थात सेम होती है, क्योंकि वह किसी प्रकार से पानी का ह्रास या फिर नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। गहराई की बात हो रही है। कम लवणता वाला जल उच्च लवणता व घनत्व वाले जल के ऊपर स्थित होता है। अर्थात जो कम लवणता वाला जो जल होता है वो कहाँ स्थित होता है, उच्च लवणता वाले जल के आसपास। लवणता जो है वो साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है, यानी कि जैसे जैसे आप समुद्र की इस गहराई में बढ़ते जाएंगे लवणता जो है वो क्या होगी, प्लस होती जाएगी। एक स्पष्ट क्षेत्र जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है पर तेवर हो जाती है, अर्थात नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, मतलब वहां पे जाके ये रुक जाती है, उसे क्या कहते हैं, हेलोक्लाइन। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला जो है वो यहाँ पे वितरण के बारे में आपको बताया जाएगा, कहाँ पे किस किस तरह का यहाँ पे वितरण आपको देखने को मिलता है। तो देखिए वितरण की हम बात करें तो सामान्यतः खुले महासागर की लवणता होती है 30% से 37% के बीच में। चारों तरफ स्थल से घिरे लाल सागर में यह 41% के आसपास है, जबकि अंटार्कटिक एवं ज्वारनद मुखों के मौसम के अनुसार 0 से 35% के बीच में ये पाई जाती है। फिर है प्रशांत महासागर के लवणता में भिन्नता मुख्यतः जो है वो इसके आकार एवं बहुत अधिक क्षेत्रीय विस्तार के कारण यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। फिर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता जो है वो 36% के लगभग उच्चतम होती है, 15 से 20 अक्षांश की दर्ज की गई है। अर्थात देखिए अटलांटिक महासागर की औसत लवणता होती है 36,
वही उच्चतम लवणता है जो कि अक्षांश पर होती है वो कितनी होती है 15 से 20 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है बच्चों, एक सेकेंड, हाँ अगला दिया गया है कि उच्च अक्षांशों में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में उत्तरी अटलांटिक प्रभाव के द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल के कारण अधिक लवणता यहाँ पे पाई जाती है। अगला है भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। अर्थात जो भूमध्य सागर है इसकी लवणता अधिक इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे वाष्पीकरण उच्च मात्रा में होता है। काले सागर की लवणता जो है वो नदियों के द्वारा अधिक मात्रा में लाए जाने वाले ताजे जल के कारण कम हो जाती है। अर्थात जब ताजा जल काले सागर की लवणता में आता है तब नदियों के द्वारा तो क्या होती है उसकी लवणता कम हो जाती है। हिंद महासागर की औसत लवणता होती है 35%। बंगाल की खाड़ी में जो गंगा नदी है वो जल के मिलने से लवणता की प्रवृत्ति कम पाई जाती है, अर्थात लवणता इसमें कम पाई जाती है। सबसे आखिरी पॉइंट, अरब सागर की लवणता जो है वो उच्च वाष्पीकरण एवं ताजे जल की कम प्राप्ति के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो लवणता के बारे में ये पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस तरह से जो है वो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है इसे हम एक बार समराइज कर लेते हैं और देख लेते हैं कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया हमारा। ठीक है, चलिए तो एक बार देख लेते हैं, समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, महासागरीय जल की लवणता एवं उसको प्रभावित करने वाले कारक। लवणता किसे कहते हैं, कैसे मापा जाता है? कारक है जल की आपूर्ति, ध्रुवीय क्षेत्र, वायु एवं महासागरीय धाराएं। तापमान का ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज वितरण, जिसमें प्रथम स्तर क्या होता है, द्वितीय स्तर क्या होता है, तृतीय स्तर क्या होता है, ये आपको पता चला। फिर लवणता का क्षैतिज वितरण, तो क्षैतिज वितरण में हमने देखा कहां कहां पर कितनी कितनी लवणता पाई जाती है, कौन से महासागर में, कौन से अक्षांश पर और उसके कारण क्या है। तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।